हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है काफ़का। आज हम काफ़का का सिर्फ एप्लीकेशन या एपीआई ही नहीं समझेंगे, बल्कि उसके इंटरनल्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्सप्लोर करेंगे। हम ये देखेंगे कि काफ़का इतना हाई थ्रूपुट कैसे जनरेट करता है, नॉर्मल मैसेजिंग क्यू से ये अलग क्यों है, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एक मैसेज की कंप्लीट जर्नी को अपन स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करेंगे। ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको काफ़का से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़का को समझने के लिए अपन एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये वाले प्रॉब्लम के ऊपर मल्टीपल सॉल्यूशंस देखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे कि काफ़का बाकी सॉल्यूशन से कैसे बेस्ट है, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि अपन काफ़का क्यों यूज़ ले रहे हैं और बाकी ऑप्शंस यहाँ पे क्यों वैलिड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो कि कोई बंदा है, वो जाके अमेज़न के ऊपर जाके आईफ़ोन खरीदता है सपोज़, ठीक है? तो जब अमेज़न पे ऑर्डर देते हैं अपन, तो एक यहाँ पे ऑर्डर सर्विस है जो ऑर्डर आपका क्रिएट करती है, जो ऑर्डर क्रिएट करती है। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद में कुछ सारे अपन को टास्क करने रहते हैं। वो टास्क में क्या रहता है कि जैसे अगर आपने आईफ़ोन खरीदा है, तो जो इन्वेंटरी जहाँ आप मेंटेन करते हो कि कौन से प्रोडक्ट के कितने आइटम्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे एक -1 करना पड़ेगा क्योंकि एक आइटम आपने खरीद लिया, राइट? तो इन्वेंटरी सर्विस का कुछ काम रहता है। सिमिलरली जो पेमेंट सर्विस है, वो आपका पेमेंट करवाएगी। ईमेल सर्विस के थ्रू आप ईमेल भेजोगे उस यूज़र को, ठीक है? और वेयर हाउस का काम रहता है कि जो वेयर हाउस वाले टास्क है, उनको जो उसका प्रोसेसिंग है, शिपिंग है, वो शुरू करेगी। तो एक ऑर्डर क्रिएट होने के बाद में खूब सारे टास्क होते हैं। अब ये काम करने अब ये पर्टिकुलर काम करने के खूब सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो ऑर्डर क्रिएट की एपीआई आपने बनाई यहाँ पे, कि सपोज़ एक एपीआई है जो आपका ऑर्डर क्रिएट करती है। इस एपीआई के अंदर ही आप क्या करोगे, ये सारे सर्विस को कॉल कर दोगे, ठीक है? इसके अंदर ही, और ये बारी-बारी से आप ये सारे काम कर सकते हैं। इस फ्लो को अपन बोलते हैं सिंक्रोनस फ्लो, ठीक है? इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसी एपीआई के अंदर ये सारे काम कर दे रहे हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये करने के लिए, अब क्योंकि इतने सारे काम कर रहे हैं, हर एक सर्विस कुछ-कुछ करेगी, तो ये जो ऑर्डर क्रिएट की एपीआई है, इसकी लेटेंसी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है? इसकी लेटेंसी बढ़ जाएगी। लेटेंसी का मतलब है कि जो यूज़र है वहाँ पे वेट करता रहेगा कि कब ऑर्डर क्रिएट हो, और ये एपीआई आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी टाइम से। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ये है, इनमें से अगर एक भी सर्विस डाउन होगी, तो ये आपकी एपीआई फेल हो जाएगी। ये एपीआई फेल हो जाएगी, आपका ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा। तो आपने एक तरह से ऑर्डर की ईमेल पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी। तीसरा क्या है कि अगर कल को मान लो कोई एक नई सर्विस आती है जो ऑर्डर क्रिएट करने के बाद में उसको कुछ करना है, तो उसका कोड भी आपको अगेन ऑर्डर सर्विस में लिखना पड़ेगा। तो आपने ऑर्डर सर्विस को बाकी के साथ काफ़ी टाइटली कपल्ड कर दिया, ठीक है? तो ये बात समझ में आ रही है कि ये काम सिंक्रोनसली होना थोड़ा मुश्किल है। इसको अपन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब इसको एसिंक्रोनस बनाने के क्या तरीके हैं? उसमें से एक ऑप्शन अपन ये देख सकते हैं कि सपोज़ ये जितने भी टास्क अपन को करने हैं, उनको अपन एक डेटाबेस में डाल देते हैं, ठीक है? फिर अपन एक क्रोन जॉब लिखते हैं। क्रोन जॉब क्या होती है? सिंपली एक स्क्रिप्ट होती है जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में रन होगी। जैसे यहाँ पे हर 30 सेकंड में अपन ये स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। ये स्क्रिप्ट क्या करेगी? इस डेटाबेस से ये सारे टास्क लेके आएगी, उनको एग्जीक्यूट करेगी। अब ये सॉल्यूशन देख के बढ़िया लग रहा है कि हमने सबको इंडिपेंडेंटली कर रखा है। कोई यहाँ पे किसी एक सर्विस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं बन रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो 30 सेकंड है ना, एक तो ये डिले, जब आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया उसके 30 सेकंड के बाद ये सारे काम हो रहे हैं, राइट? दूसरा, डीबी आपका बॉटलनेक बन जा रहा है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ऑर्डरिंग की। सपोज 2 ऑर्डर है, ओवन और O2। ओवन पहले आ रहा है, O2 बाद में आ रहा है, ठीक है? तो जो ओवन पहले आ रहे हैं, तो ये मान लो यूज़र 1 ने किया है कि मुझे आईफ़ोन चाहिए, उसके एक ही पीस बचा है, और यूज़र 2 भी बोल रहा है मुझे सेम आईफ़ोन चाहिए। तो जो पहले ऑर्डर आया ना, आपको वो पहले एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? अदरवाइज़ ये आपका सिस्टम रिलायबल नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये ऑर्डरिंग आपको मेंटेन करने के लिए आपको एडिशनल एफर्ट यहाँ पे डालने पड़ेंगे, और इसको मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल है। और चौथा काम है फेल सिनेरियो, कि कौन सा सर्विस फेल होगी, आप उसको कैसे एडजस्ट करते हो, तो वो चीज़ है। तो ये सारे दिक्कतें यहाँ पे आएगी। और जो अगर आप ये सोचो कि इसको 30 सेकंड क्यों रखना है, इसको मैं 2 सेकंड रख देता हूँ, और 2 सेकंड में निकाल लेंगे। बट उस केस में दिक्कत क्या आ जाएगी, जो नॉर्मल डेटाबेसेस रहते हैं, उनकी कैपेसिटी कम होती है। कैपेसिटी उनको, उनका जो थ्रूपुट है वो कम रहता है। थ्रूपुट का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर आप कितने रीड और राइट कर पाते हो, रीड और राइट।
रीड और राइट पर सेकंड आप बोल सकते हो। तो अगर आप पर सेकंड में इतने सारे रीड राइट करोगे तो आपका डेटाबेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो आपकी ट्रेडिशनल डेटाबेसेस है पोस्टग्रेस माइस्क्यूएल वगैरह, वो इस काम के लिए सही नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि ये भी ठीक नहीं है। अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पीडीएफ में नहीं दिखाया है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ, वो है डीबी हुक्स। उसमें क्या रहता है ना कि पहले मैं डीबी हुक्स का मतलब बताता हूँ। डीबी हुक क्या होता है? डीबी हुक का मतलब है कि जब कोई टेबल होती है डीबी के अंदर, उसके अंदर आप कोई भी ऑपरेशन करते हो, जैसे इंसर्ट का या अपडेट का, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ फंक्शन डिफाइन कर सकते हो जो इसके बाद एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे फंक्शन 1 फंक्शन 2। इनको अपन हुक्स बोलते हैं। तो जब भी यहाँ पे कोई एंट्री होगी, कोई भी रो आप एंटर करोगे या किसी रो को अपडेट करोगे, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे। इनको हुक्स बोलते हैं। अब आप इन फंक्शन में ये सारा लॉजिक लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही ऑर्डर के अंदर ऑर्डर, ये ऑर्डर की टेबल है, इसमें एक नई एंट्री आएगी, तो आपके फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये काम हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप जो डीबी लेयर है आपकी, वहाँ आप क्या कर रहे हो, बिजनेस लॉजिक लिख रहे हो। और दूसरा अगेन जो आपका डेटाबेस है वो आपका बोटलनेक बन रहा है। तो अब अपन ये करते हैं डिस्कस कि इसको हाँ सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट हाँ चीज़ क्या रहती है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसका क्या है जो वाइडली यूज हो रहा है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इसका एक मैसेजिंग क्यू की हेल्प से। मैसेजिंग क्यू क्या है पहले वो देखते हैं। जो आपकी नॉर्मल क्यू रहती है, जैसे मान लो नॉर्मल क्यू आपकी, उसके अंदर क्या होता है, एक तरफ से अपन मैसेज डालते हैं, दूसरी तरफ से अपन मैसेज निकालते हैं। तो जो मैसेज सबसे पहले डाला है वो पहले आएगा, और जो बाद में डाला है वो बाद में आएगा। ये नॉर्मल क्यू होती है। ये जो नॉर्मल क्यू आप बनाते हो डीएसएल के अंदर, वो आपकी एक मशीन में रहती है, आपका लैपटॉप है, पीसी है, जहाँ भी है। ठीक है, और ये आपकी मशीन में रहती है, जो भी हीप हीप सेक्शन है, हीप मेमोरी वहाँ पे रहती है। लेकिन अपन को ऐसी क्यू चाहिए जो डिफरेंट सर्वर डिफरेंट मशीन से बात कर सके। तो अपन को ऐसा क्यू चाहिए, उसका कंसेप्ट सेम रहेगा कि एक तरफ से आप इंसर्ट करोगे, बट आपको चाहिए कि मल्टीपल सर्वर्स इससे बात करें, इससे इंटरेक्ट करें। ठीक है, इस टाइप की क्यू को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू। ठीक है, अपन ये यूज लेंगे ये एग्जांपल के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सेम एग्जांपल के अंदर जैसे अपने पास ऑर्डर क्रिएट होगा यहाँ पे, तो अपन एक मैसेज है वो उस क्यू में डाल देंगे। ये मैसेज में क्या रहेगा, इस मैसेज में सिंपली मान लो ऑर्डर की डिटेल रहती है कि ऑर्डर आईडी क्या थी, है ना, ऑर्डर का स्टेटस क्या था, हाँ अमाउंट, इसके अंदर प्रोडक्ट कौन कौन से थे, यूज़र कौन सा है, यूज़र आईडी, ईमेल, ये सारी चीज़ अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सारी एसेंशियल चीज़ें यहाँ पे डाल के इसको मैसेज क्यू में डाल दें। अब क्या होगा, आप ये सारे टास्क को गौर से देखोगे तो सारे इंडिपेंडेंट टास्क है। मतलब ईमेल को फर्क नहीं पड़ता इन्वेंट्री से, पेमेंट को भी नहीं फर्क पड़ता ईमेल से, राइट। सारी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है सर्विसेज। तो ये सर्विसेज क्या करेगी, इस वाले मैसेज को कंज्यूम करेगी। इस वाले मैसेज को कंज्यूम करके जो भी ऑपरेशन करना है इनको, जैसे इन्वेंट्री को कोई पर्टिकुलर डेट कोई डीबी अपडेट करना है, तो ये जाके डीबी में वो एंट्री कर देगी। ईमेल को मेल भेजना है तो ईमेल सर्विस मेल भेज देगी। अब इस तरह से आपने सारा काम इंडिपेंडेंट कर दिया। अगर कल को एक नई सर्विस भी आती है यहाँ पे, सपोज रिकमेंडेशन सर्विस, रिकमेंडेशन सर्विस आती है, तो वो भी क्या होगा कि ये वाला मैसेज कंज्यूम करेगी। जब ये नई सर्विस भी इसका कंज्यूमर बन रही है, तो आपको ऑर्डर सर्विस पे कुछ भी नहीं करना है, कोई कोड नहीं लिखना, बाकी सर्विस में भी कोई कोड नहीं लिखना, बस आपको इसको यहाँ से इंटीग्रेट करना है। तो अभी काम कितना आसान हो गया। अब एक और बात अपन ने की थी ऑर्डरिंग से रिलेटेड। अब मान लो जो ओवन ऑर्डर पहले आता है, ओ टू बाद में आता है, तो ओवन ऑर्डर अगर पहले आया है आपका, तो ओवन पहले प्रोसेस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्यू है, और ओ टू बाद में प्रोसेस होगा। तो जो आपका प्रोसेसिंग वाला था प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व हो गया। अब एक प्रॉब्लम जो मैंने मेंशन किया था वो था थ्रूपुट वाला, क्योंकि डीबी वहाँ पे बोटलनेक बन रहा था यहाँ पे। तो सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि भैया यहाँ भी तो ये हो रहा है ना, मैसेजिंग क्यू में डाल रहे हो, यहाँ थ्रूपुट की दिक्कत नहीं आएगी।
यहाँ 1 सेकंड में इतना लोड हैंडल कर लेगा? तो इसका आंसर है हाँ, यहाँ थ्रूपुट की दिक्कत नहीं आती है। तो जो काफ़्का है आपका, उसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो आपका थ्रूपुट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आप 1 सेकंड के अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैसेज, हाँ, पब्लिश कर सकते हो, कंज़्यूम कर सकते हो, ठीक है? यही है जो काफ़्का को बाकी सबसे अलग बनाता है। ठीक है, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। कैसे होता है, क्यों होता है, वो आगे एक अलग से सेक्शन आएगा, उसमें अपन पढ़ेंगे क्यों ज़्यादा होता है। फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आया कि जब ये मैसेज क्यू डालने के बाद ऑलमोस्ट अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे मैसेज क्यू का केस है। अब मैसेजिंग क्यू के अलावा काफका का एक और यूज केस है कि अगर आपको लार्ज डेटा को प्रोसेस करना है, लार्ज इवेंट्स आपके पास आते जा रहे हैं, उनको आपको प्रोसेस करना है, उसमें भी काफका का यूज होता है। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि जोमेटो आप सब यूज लेते हो, जोमेटो या स्विगी, उसके अंदर राइडर की लोकेशन हमें रियल टाइम पे अपडेट होती हुई दिखती है कि जैसे राइडर आगे जा रहे हो तो आपको प्रॉपर मैप में दिखता है कि राइडर आगे मूव हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि राइडर की जो लोकेशन है वो पर सेकंड जोमेटो सर्वर के पास जाती है, और उसी से जोमेटो जो आपका मोबाइल ऐप है उसके अंदर आपको लाइव अपडेट उसकी शो करता है। तो इसका करने का एक तो तरीका, अगर आपको बिना काफका के करना चाहोगे, तो एक तरीका ये है कि ये मान लो मोबाइल है राइडर का, तो राइडर के मोबाइल से मान लो यहाँ पे एक जोमेटो सर्वर है, वो कंटिन्यूसली ये जो अपडेट्स है वो डीबी में डाल रहा है। ठीक है, इसने अपनी लोकेशन भेजी, इसने इसको डीबी में डाल दिया, ये डेटाबेस है। अब क्या होता है कि अगर थोड़े बहुत राइडर हो तब तो ठीक है, मान लो पूरे इंडिया में 1 लाख राइडर काम कर रहा है, हर राइडर मान लो पर सेकंड अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो जो डीबी है ना, डीबी, इसके अंदर आपका लोड काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, लोड काफ़ी बढ़ जाता है। अब कुछ ये जो डेटा पर सेकंड भेज रहा है ना, इससे आपको कुछ कुछ काम करने होते हैं। जैसे एक काम होता है कि आपको एस्टिमेट करना होता है उसका टाइम, एक आपको है आपको यूआई पे दिखाना होता है, यूआई पे शो करना होता है, और एक मान लो सपोज एक, हाँ, मॉनिटर भी आपको करना है कि कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो। तो इस तरह से मान लो 3 आपके पास सर्विसेज है जो अलग अलग काम कर रही है। तो ये जो डेटा पर सेकंड आ रहा है, ये इस सर्विस को भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको एस्टिमेट करने के लिए चाहिए, इसको यूआई को शो करने के लिए चाहिए, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए चाहिए। तो एक ऑप्शन है कि ये सारे डीबी से ये डेटा लेके आए, कि बार बार पर सेकंड की डीबी से क्वेरी करें, निकालें। अब तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस डीबी के अंदर हर सेकंड में डेटा पुश हो रहा है, और कुछ डेटा अपन इसमें से रीड कर रहे हैं। तो डीबी का लोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डीबी का थ्रूपुट कम होता है, इसलिए ये डीबी आपका बैठ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आप ना कैसे सॉल्व करते हो, आप क्या करते हो कि आप डीबी की जगह अब आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे काफका का यूज़ देते हो, कि जैसे ही आपके पास नया मैसेज आया, मान लो इसने अपना लोकेशन भेजा आपको, तो आप इसको काफका में डाल देते हो, ये आपका काफका है, आप इसने इसको काफका में डाल दिया। अब बाकी जो आपकी सर्विसेज है ना, जो मैंने बताया था, एक सर्विस है जो एस्टिमेट निकालती है, या आपको यूआई पे शो करना है, या जो मॉनिटरिंग है, या एक मान लो एक आर्काइव सर्विस है। तो ये सारी सर्विसेज क्या करेगी, ये वाला डेटा यहाँ से काफका से निकालेगी, उसको एस्टिमेट करेगी, यूआई सर्विस क्या करेगी, उसको शो करेगी। ठीक है, ये क्या, ये वाला अब वैसे सारे सर्विस में यूज हो रहा है। और ये जो आर्काइव सर्विस है, ये क्या करेगी, आपका ये डेटा यहाँ से निकालेगी और बल्क में डेटाबेस में डाल देगी। तो एक तरह से ये जो आपका डेटा है, ये आपका डेटाबेस में रह भी रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे काफका की वजह से डेटा लूज हो गया, बट काफका में जो, लेकिन जो डेटाबेस में इंसर्ट वगैरह वो बल्क में हो रहा है। तो इस तरह से काफका जो मल्टीपल, जो काफ़ी हाई वॉल्यूम इवेंट्स होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए भी काफका यूज होता है। अब असल में काफका है क्या, काफका कुछ नहीं है, काफका एक इम्यूटेबल लॉग है। ठीक है, ये क्यों नहीं है, ये एक इम्यूटेबल लॉग है। इम्यूटेबल लॉग का मतलब क्या है कि काफका के अंदर डेटा क्या होता है, एक लॉग फाइल में सेव होता है। जैसे ये मान लो लॉग फाइल है, इसके अंदर लॉग ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं इस तरह से। ठीक है, जब ये फाइल मान लो आपकी भर गई, तो एक और यहाँ पे फाइल बन जाती है, उसके अंदर लॉग ऐड होते जाते हैं। इनको आप चंक्स बोल सकते हो। ठीक है, और इस सारे चंक्स को आप एक फोल्डर में डाल देते हो, उस फोल्डर को आप बोलते हो पार्टीशन। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल में, बट एक बार के लिए आप मानो कि काफका के अंदर इस तरह से कोई क्यू नहीं दिखती है। काफका के अंदर डेटा
इम्यूटेबल लॉक्स है। अब ये जो लॉक्स है ना, इनमें आप बस अपेंड कर सकते हो, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, या आप ये नहीं बोल सकते कि बीच में से कोई उठा के मुझे ये वाला डिलीट करना है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो आप एक रिकॉर्ड स्पेसिफिक क्वेरी काफका में नहीं कर पाते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप रीड करना होता है, और ये अपेंड है और इनको आप अपडेट नहीं कर सकते, इम्यूटेबल लॉग्स। ठीक है, आगे अपन डिटेल में देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो अभी अपने देखा कि दो टाइप के क्यूज अपन है ना जनरली यूज लेते हैं, एक अपना काफका है ही, और दूसरा है RabbitMQ। अब अपन देखते हैं कि काफका के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको RabbitMQ से अलग बनाती है। उनमें से जो पहली चीज़ है वो है कि इसके अंदर डेटा परसिस्ट रहता है। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। जनरली जो क्यू होती है उसमें क्या होता है कि एक तरफ से डेटा पुश होता है, दूसरी तरफ से पॉप होता है, और जब डेटा यहाँ पे कोई बंदा इसको कंज्यूम करता है, तो ये जो मैसेज होता है ये यहाँ से है ना उड़ जाता है, यहाँ से चला जाता है। ठीक है, फिर अगला मैसेज आता है। जनरली क्यू में ऐसा होता है, जो आपका RabbitMQ उसमें भी यही होता है। लेकिन काफका के अंदर क्या है क्वालिटी की, काफका के अंदर ये मैसेज यहाँ पे रहते हैं, ये मैसेज डिलीट नहीं होते हैं। इवन अगर कोई उनको कंज्यूम करता है फिर भी ये मैसेज यहाँ पे पड़ा रहता है। ये डिलीट तभी होता है जब इसको जाके आप ना एक्सप्लिसिटली डिलीट करते हो, या फिर ये एक्सपायर हो जाता है एक टाइम के बाद, जब फ्लश होता है तब डिलीट होता है, लेकिन कंज्यूम के टाइम में डिलीट नहीं होता। ठीक है, काफका के अंदर डेटा परसिस्ट रहता है, ये एक है। दूसरा, इसके अंदर मल्टीपल कंज्यूमर हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल में अपन ने देखा कि ऑर्डर सर्विस ने यहाँ कुछ मैसेज पुश किया क्यू में। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो मैसेज है इसको इन्वेंटरी सर्विस भी रीड करेगी, पेमेंट सर्विस भी करेगी, और सारी सर्विस करेगी। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कंज्यूम के टाइम, तो फिर ये जो पेमेंट सर्विस है ये इसको यूज़ कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे डेटा परसिस्ट रहता है, मैसेज परसिस्ट रहता है, तो एक मैसेज के मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, वो सिंगल मैसेज को रीड करके उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो काफका के अंदर एक क्वालिटी है परसिस्टेंस वाली, दूसरा आप बोल सकते हो कि इसके अंदर मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है जो काफका को RabbitMQ से अलग बनाती है, वो है इसका जो कंज्यूम का तरीका है। RabbitMQ में क्या होता है कि जब कोई भी मैसेज क्यू में जाता है, तो क्यू एक्चुअली सारे कंज्यूमर्स को बताती है कि नया मैसेज आया, तुम कंज्यूम करो। तो ये काम करती है पुश मॉडल पे। लेकिन काफका के अंदर क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बार बार काफका से पूछते हैं, पोल करते हैं कि भैया मुझे बताओ, यहाँ पे पोल करते हैं कि मुझे डेटा चाहिए। इसको बोलते हैं पुल मॉडल, कि यहाँ पे डेटा पुल हो रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि मान लो कोई कंज्यूमर है जिसकी कैपेसिटी कम है, ये वाला सर्वर इसकी कैपेसिटी कम है, ये इतना जिसका प्रोसेसर वगैरह इतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि ये हर 15 सेकंड में डेटा लेके आए, उसको प्रोसेस करे। और अगर ग्रुप ये वाला सर्वर है ये अच्छा है, तो ये मान लो हर 5 सेकंड में लेके आएगा। तो इस तरह से सर्वर अपने हिसाब से, कंज्यूमर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी, जो रेट है वो क्या होगी। तो ये दो चीज़ें काफका को RabbitMQ से अलग बनाती है। ठीक है। अभी तक अपन ने काफका के सारे यूज केस देख लिए कि कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। अभी अपन काफका के अंदर घुसेंगे और उसमें देखेंगे कि आखिर कौन से कंपोनेंट्स और ये काम कैसे करता है। तो अगला अपना सेक्शन है काफका के बिल्डिंग ब्लॉक्स। टोटल 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, मतलब 7 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ये आपने समझ ली तो आपको काफका का पूरा आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये वाला जो आप डायग्राम है, इससे एक बार आपको डरना नहीं है, मैं आपको एक एक स्टेप में अच्छे से बताऊंगा। तो आप इसको इससे रिलेट करो कि ये एक तरह से आपके पास रहता है, एक क्यू है, ये काफका क्यू है, ये प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर है। अब ये जो काफका क्यू है ना यहाँ पे, इसी को आपने इसके अंदर आप जूम करके देख रहे हो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है। इसके अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि काफका के अंदर डेटा सेव होता है लॉग फाइल्स में, है ना, इम्यूटेबल लॉग्स है। तो वो लॉग्स है वो किसी न किसी सर्वर पे सेव होंगे। सर्वर क्या होते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो। तो जो लॉग, जो फाइल्स है वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे पड़ी होगी। ये जो सर्वर्स रहते हैं ना, इनको अपन ब्रोकर बोलते हैं। जैसे मान लो ये दो सर्वर यूज हो रहे हैं, S1 S2, तो आप बोल सकते हो ये ब्रोकर 1 है, ये ब्रोकर 2 है। तो ब्रोकर काफ़ी सिंपल है। जो सर्वर है, जो फिजिकल सर्वर है, एक फिजिकल एंटिटी है जहाँ पे आपका डेटा रहता है, उसको ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है, अब आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है,
जो आपको प्रोड्यूस करता है, जो मैसेज काफका में डालता है। जैसे वो वाले केस में यहाँ पे जो ऑर्डर सर्विस थी, ये आपकी प्रोड्यूसर है, ठीक है। एक होता है कंज्यूमर, ये जो इन्वेंटरी, पेमेंट, ईमेल, वेयरहाउस, ये जो सारी सर्विसेज है, ये एक तरह से आपके कंज्यूमर की तरह काम करेगी, जो डेटा कंज्यूम करती है, ठीक है। जो इजी चीज़ें थी वो अपन ने देख ली, ये प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर है, और ब्रोकर क्या अपन ने देख लिया। अब क्या होता है कि काफका के अंदर जो आप मैसेज भेजते हो, हर एक मैसेज का अलग अलग टाइप होता है। जैसे ऊपर वाले केस में जो अपन मैसेज भेज रहे थे, उसके अंदर ऑर्डर की डिटेल भेज रहे थे, राइट, क्योंकि ऑर्डर से रिलेटेड था। सिमिलरली मान लो जब कोई नया यूज़र साइन अप करता है, तो आप यूज़र इन्फॉर्मेशन भेजते होंगे, तो उसके बेसिस पे कुछ कुछ काम होते होंगे, राइट। तो वो जो मैसेज आएगा उसके अंदर यूज़र की डिटेल रहती है। तो इस तरह से हर एक मैसेज का एक टाइप होता है, एक डिफरेंट होता है। तो इनको कैटेगराइज करने के लिए इस चीज़ को अपन टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। टॉपिक का सिंपल सा मतलब है, ये एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये एक कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो सारे भी, तो इस वाले केस में जो ऑर्डर सर्विस है वो मान लो 10 लाख के आसपास मैसेजेस भेजती है ना, काफका के अंदर मैसेज पुश हो रहे हैं। अब ये जो 10 लाख मैसेज पुश हो रहे हैं, सबका टाइप क्या है, सबका जो टॉपिक है, टाइप है टॉपिक मान लो आप, वो ऑर्डर है, समझ गए। ये होता है टॉपिक। आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे नॉर्मल माई माई सिक्वल डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल का नेम होता है, टेबल नेम, वो मान लो यहाँ पे टॉपिक है, जस्ट रिलेट करने के लिए, ठीक है। अब आता है पार्टीशंस। अब पार्टीशन किसको बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पार्टीशन का मतलब है, पार्टीशन को समझने से पहले अपन एक चीज समझते हैं कि जो काफका है अपना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। काफका डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड में जो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है कि ये हाईली अवेलेबल होना चाहिए। अब ये अवेलेबल होने के लिए सपोज क्या होता है कि अगर आपने मान लो, ये आपका ब्रोकर है, ये आपका सर्वर है मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपके डेटा पड़ा है, इसको ब्रोकर बोल रहा हूँ। अगर आपने मान लो, जो मैंने बताया, ये जो 10 लाख मैसेजेस है जो जा रहे हैं प्रोड्यूसर से, अगर आपने इसको इस एक ही सर्वर पे स्टोर किए मान लो S1 ब्रोकर पे, तब अगर ये वाला ब्रोकर फेल हो गया, तो आपके सारे मैसेज लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से डेटा लॉस है, या आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बना रहे हो। तो इसकी केस में अपन क्या करते हैं, हर एक मैसेज को अलग अलग सर्वर्स में डालते हैं। जैसे मान लो ये ब्रोकर 1 है, ब्रोकर 2 है, तो अपन क्या चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक को डिवाइड करते हैं, उस टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे रखते हैं। तो जो ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी मैसेज है ना, उनको अलग अलग इन दो सर्वर पे रखते हैं सपोज। तो टोटल मान लो 10 लाख है, तो आप बोल सकते हो 5 लाख इधर है, 5 लाख इधर है। तो आपने इनको पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं पार्टीशन। तो आपने क्या किया, किसी एक टॉपिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन बना दिए, ठीक है। तो सपोज इसके लिए अगर आप दो पार्टीशन बनाओगे, P0 और P1, तो आप बोल सकते हो कि P0 को तो इस सर्वर पे रख दो, P1 को इस पर रख दो। तो अब दोनों के अंदर 5 लाख मैसेज हो, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर अब ये सर्वर आपका जाता है, तो आपके पूरे मैसेज तो नहीं गए, लेकिन आधे तो चले गए। तो यहाँ भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, हर एक पार्टीशन के एक रेप्लिका बनाते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ये जो दो सर्वर्स है आपके, इस पार्टीशन के अंदर इनकी रेप्लिका बने, मतलब ये जो 5 लाख मैसेज है, ऐसे 5 लाख मैसेज यहाँ भी डाल देंगे, और सेम ये वाले टाइप के जो 5 लाख मैसेज है वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, कि वापस बोलता हूँ कि अपन ने क्या किया, जो मेन मैसेज वो यहाँ पे पड़े हैं, लेकिन इनकी रेप्लिका बना के इनके दूसरे वाले सर्वर पे डाल दी। अब अगर मान लो ये सर्वर डाउन होता है, ये वाला डाउन होता है, तो आपके पास ये जो 5 लाख मैसेज की रेप्लिका है, जो डुप्लीकेट है, वो यहाँ पे पड़े हैं दूसरे, तो आप यहाँ से उनको उठा सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, दो काम किए। पहला तो अपन ने टॉपिक को पार्टीशन में डिवाइड किया, और फिर उनकी रेप्लिका बना दी। तो ये काम करने के बाद में अब ये हाईली अवेलेबल है। कैसे, तो उसको जरा ये वाले डायग्राम में समझा देता हूँ। यहाँ पे अपन ने 3 ब्रोकर लिए हैं, ये 3 सर्वर है। ये जो आपको बड़े वाले बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बड़े वाले बॉक्स दिख रहे हैं, ये एक ब्रोकर एक सर्वर है।
अब टॉपिक अपना ऑर्डर, इसको अपन ने 3 पार्टीशन बनाए, पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, और हर एक पार्टीशन की 2 अपन ने कॉपीज बना ली, 2 कॉपी। अब उन 2 कॉपीज में से, ठीक है, 2 कॉपीज बना ली, और एक जो मेन अपने पास है पार्टीशन, वो तो है ही। तो जैसे P0 पार्टीशन है, ये जो उसका मेन है वो ये है, और इसकी 2 कॉपीज है वो यहाँ पे। पार्टीशन 0 की आप बात करो, एक कॉपी ये रही, एक कॉपी ये रही, लेकिन मेन यहाँ पे पड़ा है। और सिमिलरली पार्टीशन 1 का मेन यहाँ पे, ब्रोकर 2 पे, लेकिन पार्टीशन 1 की कॉपीज यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो अपने हर पार्टीशन की 2 अलग से कॉपी बनाई, और हर एक ब्रोकर पे एक एक पार्टीशन डाल दिया, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि कोई भी ब्रोकर डाउन होता है, आप उसको रिकवर कर पाओ। तो ये है कंसेप्ट पार्टीशन का। तो एक्चुअली जो सेव होते हैं यहाँ पे ब्रोकर के अंदर, ये जो ब्रोकर है यहाँ पे, अगर आप इस ब्रोकर को खोल के देखोगे, ये एक तरह से सर्वर है, तो यहाँ पे एक फोल्डर आपको बना हुआ मिलेगा, उसका नाम रहेगा ऑर्डर। और यहाँ पे मान लो ये लीडर है पार्टीशन 1 का, तो order/-1 इस नाम का एक फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चंक्स होंगे, फाइल्स, ये लॉग फाइल्स रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से डेटा यहाँ पे सेव होता है। तो पार्टीशन का मतलब खाली 1 2 3 नहीं है। पार्टीशन बताने के लिए आपको टॉपिक साथ में बताना पड़ेगा। टॉपिक प्लस पार्टीशन आपका सेंस बनाता है, ठीक है। बिना टॉपिक के पार्टीशन नहीं हो सकता, हर एक टॉपिक का एक अपना पार्टीशन होता है। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब ऐसा नहीं है कि एक ब्रोकर पे एक ही टाइप का पार्टीशन स्टोर होगा, नहीं। जैसे ऑर्डर का है तो ऑर्डर, यूज़र है तो यूज़र भी वहाँ पे स्टोर होंगे। यूज़र वाले का फोल्डर अलग बन जाएगा, यूज़र 1 करके, और इसके अंदर यूज़र के चंक्स होंगे। तो ये अपन ने देखा कि टॉपिक क्या होते हैं और पार्टीशन क्या होता है। अब अपन आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है कंज्यूमर और कंज्यूमर ग्रुप्स और ऑफसेट। कंज्यूमर आपको ऑलरेडी पता है, कंज्यूमर ग्रुप पे मैं भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ होती है ऑफसेट, ठीक है। अब ऑफसेट क्या होता है? 2 टाइप के ऑफसेट होते हैं अपने पास। एक होता है पार्टीशन ऑफसेट, ठीक है, और एक होता है जो कंज्यूमर ग्रुप है, कंज्यूमर ग्रुप ऑफसेट। इनका मतलब क्या है वो समझते हैं। अब मैंने आपको बताया थी खाफका के अंदर डेटा लॉग फाइल्स में रहता है। तो सपोज आपने, ये वाले प्रोड्यूसर ने डेटा पुश किया ऑर्डर के टॉपिक में, उसका पार्टीशन निकल के आया 0, तो वो ये वाले ब्रोकर पे जाएगा डेटा। तो ये वाला ब्रोकर क्या करेगा, जो उसके पास जो फाइल बनी हुई है, जो लॉग फाइल है, उसके अंदर मान लो यहाँ पे ऑलरेडी हाँ 50 रोज है, उसके अंदर एक और एंट्री डाल देगा 51 करके, ठीक है। ये जो 51 है ना, कि कहाँ तक अभी डेटा अपन ने डाल दिया, इसको अपन ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। ये ऑफसेट हर एक पार्टीशन का अलग रहता है, मतलब उस पार्टीशन के अंदर कितनी एंट्रीज अपन ने डाल दी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको पार्टीशन का ऑफसेट बोलते हैं। आप इंडेक्स बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है, लाइन नंबर बोल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब आता है कंज्यूमर ऑफसेट। मैंने आपको बताया था काफका के अंदर डेटा डिलीट नहीं होता है, मतलब ये जो लॉग फाइल्स है इनमें डेटा बढ़ता जाता है, लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी स्पीड से रीड करते हैं। तो मान लो ये जो कंज्यूमर 1 है, ये मान लो असाइंड है इस पार्टीशन 0 के लिए। अब ये जो कंज्यूमर इसको रीड करेगा, तो हो सकता है कि इस पार्टीशन के अंदर, ये जो पार्टीशन बना हुआ है, इसके अंदर 100 एंटिटीज है, हाँ सॉरी 100 एंट्रीज है, बट ये जो कंज्यूमर है इसने अभी तक 85 तक ही रीड किया है, और उसको अभी 86 87 इस तरह से रीड करता करता 100 तक पहुंचेगा बाद में, लेकिन 85 तक अब तक ये रीड कर चुका है। तो ये जो इंडेक्स है 85, इसको बोलते हैं इस कंज्यूमर का ऑफसेट। अब ऑफसेट यहाँ पे कंज्यूमर का नहीं होता, ऑफसेट हमेशा कंज्यूमर ग्रुप का होता है, कंज्यूमर का नहीं होता, कंज्यूमर ग्रुप का होता है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, लेकिन ऑफसेट का मतलब आप समझ लो, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कंज्यूमर ग्रुप क्या है। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में भी जो इन्वेंट्री है वो अपना कंज्यूमर है, लेकिन इन्वेंट्री का भी आप सोचो, जो इन्वेंट्री सर्विस है, इन्वेंट्री सर्विस एक सर्वर की नहीं होगी, उसके अंदर भी मल्टीपल सर्वर्स होंगे, है ना। ये मान लो इन्वेंट्री सर्विस 1 है,
ये 2 है और ये 3 है। इन्वेंटरी सर्विस के भी बहुत सारे सर्वर होंगे। अब ये जो मैसेज यहाँ से इसने मान लो पब्लिश किया है, ये वाला मैसेज इनमें से कोई भी रीड कर सकती है। मतलब मैं इसी को खोल के आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर भी मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। इसको इसको ना कोई भी रीड कर सकती है। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक ही रखता हूँ, तो एक ही रखने का ये हाँ लॉस्ट है मुझे, कि अगर मान लो ये डाउन हो गई तो फिर आपका इन्वेंटरी सर्विस वाला काम करेगा कौन। तो इसलिए आप यहाँ पे मल्टीपल रखते हो। और दूसरा है कि जो लोड है वो भी डिवाइड हो जाता है, कि मान लो यहाँ पे पर सेकेंड 1000 के आसपास ऑर्डर मैसेज पुश हो रहे हैं, तो ये आपस में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर में 300 ले लेंगे, राइट। तो ये फायदा रहता है। तो एक तरह से क्या होता है, अपन क्या करते हैं, एक काम को ये तीनों सर्वर एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको कंज्यूम करके जो भी इन्वेंट्री के अंदर डेटा है उसको अपडेट करना है, तीनों एक ही काम कर रहे हैं। इनको एक ग्रुप में डाल देते हैं और इस ग्रुप को बोलते हैं कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है। तो कंज्यूमर ग्रुप का मतलब क्या है, कि मल्टीपल कंज्यूमर्स को जो एक ही काम कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दें, उसको कंज्यूमर ग्रुप बोलते हैं। अब इसका फायदा ये हो जाता है कि सपोज इसने ये जो मैसेज पुश किया था, मान लो ऑर्डर 1, अभी ऑर्डर 1 मान लो इस IS1 ने अगर प्रोसेस कर लिया, तो अभी ऑर्डर 1 IS2 प्रोसेस नहीं करेगी, IS3 प्रोसेस नहीं करेगी, वरना 2 बार प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो इसलिए क्या करते हैं कि अ, जो ऑफसेट है कि कहाँ तक रीड हुआ है, वो कंज्यूमर ग्रुप लेवल पे रखते हैं। मतलब अगर O1 और फॉर एग्जांपल मान लो O121 है, मान लो 121वां ऑर्डर है, तो ये अगर प्रोसेस हो गया तो इसका पूरे कंज्यूमर ग्रुप का ऑफसेट अब 1 to 2 हो जाएगा, ताकि बाकी सर्विस जो बाकी यहाँ पे है ना कंज्यूमर सोर्स को रीड नहीं करे। तो ये आता है कंसेप्ट कंज्यूमर ग्रुप का, और जो ऑफसेट और कंज्यूमर ग्रुप में रहता है। और काफका के अंदर आप ये मानो, काफका के अंदर कोई भी कंज्यूमर सीधे नहीं होता है। मतलब आप एक सीधा कंज्यूमर नहीं बना सकते हो जो बिना कंज्यूमर ग्रुप के हो। ये हो सकता है कि एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर एक सिंगल कंज्यूमर हो, बट आप बिना कंज्यूमर ग्रुप के कंज्यूमर नहीं बना सकते। 99% केसेस में, कुछ एक एक्सेप्शनल वे है जहाँ से कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन की बात करते हो तो वहाँ पे आपके पास हर एक कंज्यूमर के लिए कोई ना कोई कंज्यूमर ग्रुप होता है। ये आपको कंज्यूमर ग्रुप समझ में आए कि एक काम करने वालों को एक ग्रुप में डाल दिया, उसको कंज्यूमर ग्रुप कहते हैं। ठीक है। अब कंज्यूमर ग्रुप में एक और खासियत है कि जो पार्टीशंस है ना वो कंज्यूमर्स को डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कंज्यूमर ग्रुप्स के अंदर पार्टीशन कैसे असाइन होते हैं। तो अपन यहाँ देखते हैं जो ऑर्डर है अपने पास, ऑर्डर के अंदर 3 पार्टीशन बने हैं, 0, 1 और 2। ठीक है। 3 पार्टीशन बने हैं। और मान लो ये कंज्यूमर ग्रुप ए है, इनको कंज्यूम करना चाहता है, तो इसके पास 2 कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर 1 कंज्यूमर 2। तो ये असाइन कर सकता है, कंज्यूमर 1 को दे दे P0 और P1, कंज्यूमर 2 को दे दे P2। तो इस तरह से क्या होगा कि जो P0 और P1 है वो कंज्यूमर 1 को असाइन हो गए। अब कंज्यूमर 1 क्या करेगा, उनको कंज्यूम करने के लिए P0 P1 के लीडर से बात करेगा। तो P0 का लीडर है ब्रोकर 1, तो ये ब्रोकर 1 से बात करेगा, तो आपका कंज्यूमर 1 है। और P1 का लीडर कौन है, ब्रोकर 2। तो P1 जो ये जो कंज्यूमर है जिससे बात करेगा। ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर 2 है वो क्या करेगा, वो उसके पास P2 है, तो P2 का लीडर है यहाँ पे ब्रोकर 3, तो कंज्यूमर 2 है वो इससे बात करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अपन अपन ने हर एक पार्टीशन को किसी कंज्यूमर को असाइन कर दिया। ठीक है। ये असाइनमेंट भी एक मेटाडेटा में रहता है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप क्या कर सकते हो, जो आपका कंज्यूमर है यहाँ पे कंज्यूमर है, तो आप मल्टीपल पार्टीशंस जैसे P0 P1 है, आप एक कंज्यूमर को असाइन कर सकते हो। लेकिन अदर वे अराउंड नहीं होता। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक ही पार्टीशन है और उसको 2 लोग कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। एक ही पार्टीशन उसको 2 लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि फिर ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा मैसेज रीड हुआ कौन सा नहीं हुआ। ये दोनों अपना अपना ऑप्शन रहेंगे। तो हो सकता है कि कोई मैसेज 2 बार रीड हो जाए या कोई मिस हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल सिंपलिस्टिकली क्या रखते हैं कि एक पार्टीशन हमेशा किसी एक कंज्यूमर से होगा, एक पार्टीशन 2 से नहीं हो सकता, लेकिन एक कंज्यूमर मल्टीपल पार्टीशन को हैंडल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप मान लो पार्टीशन बहुत सारे बना देते हैं, ठीक है। हाँ, मान लो पार्टीशन आपने बना दिए 8, 1 2 3, मान लो 5 पार्टीशन बना दिए आपने 5, लेकिन कंज्यूमर आपके पास 2 ही है।
तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 3 इसको कर दो, 2 इसको कर दो। लेकिन मान लो पार्टीशन आपके पास 2 ही हैं और कंज्यूमर आपके पास 3 है, तो आप ये नहीं कर सकते चलो P1 को 2 को असाइन कर दे, ये नहीं होगा। ये हमेशा 1 on 1 ही होगी यहाँ पे, और ये आपका ऐसे ही आइडल पड़ा रहेगा। तो इस तरह, तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रहते हैं वो हमेशा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमेशा लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टीशंस। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफसेट होता है कंज्यूमर ग्रुप के अंदर, तो हर एक कंज्यूमर ग्रुप का के अंदर हर टॉपिक का, उसके हर पार्टीशन का यहाँ ऑफसेट होता है। ठीक है। मतलब आपको ऑफसेट बताने के लिए ये 3 चीज़ों का कंबाइंड एक ऑफसेट होता है कि जैसे मान लो ऑर्डर आपका टॉपिक है, कंज्यूमर ग्रुप मान लो आपका इन्वेंटरी सर्विस है, और उसका 0th पार्टीशन है, तो इस पूरे का जो ऑफसेट है वो आपका आता है मान लो 191 ऐसा कुछ। तो ऑफसेट हमेशा इन तीनों का मिला के होता है, किसी एक टॉपिक का नहीं होता, किसी एक पार्टीशन का नहीं होता, इन तीनों का मिला के ऑफसेट होता है। ठीक है। अब ये जो पूरा अपन ने बनाया है सिस्टम कि ये लीडर है, ये रेप्लिका है, सब कुछ है ना, ये 3 ब्रोकर है, कौन से ब्रोकर के पास में यहाँ पे, कौन से ब्रोकर के पास में पार्टीशन 0 का लीडर है, कौन सा ब्रोकर पार्टीशन 1 का लीडर है, ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं मेटा डेटा। और ये मेटा डेटा मैनेज करने के लिए, सब कुछ मैनेज करने के लिए आर्किटेक्चर, पहले काफका के अंदर जू कीपर यूज होता था, बट अभी क्या है, जू कीपर की जगह अपन केराफ्ट यूज ले रहे हैं। ठीक है। केराफ्ट क्या करता है, केराफ्ट एक मेटा डेटा स्टोर करके रखता है पूरे क्लस्टर का। उस मेटा डेटा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि इनके कौन से पार्टीशंस हैं, और हर एक पार्टीशन का लीडर कौन है, और उसकी रेप्लिकास कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। इसके अलावा आपके ब्रोकर कौन से हैं, ब्रोकर्स की लिस्ट रहती है। जो आपका कंट्रोलर या फिर जो कंट्रोलर जो नोड है वो क्या है, वो कौन सा है, ब्रोकर से कनेक्ट कैसे करे, वो सब रहता है। तो इसके पास, आपके पास पूरा मेटा डेटा जो आप क्लस्टर का है वो पूरा स्टोर रहता है। अब इसके साथ में ये एक, इसका एक जो सब मैनेज करता है उस सर्वर को बोलते हैं कंट्रोलर। एक कंट्रोलर होता है जो सब कुछ मैनेज करता है, जो ये पूरा मेटा डेटा रखता है अपने पास। और अगर आपको एक नया टॉपिक ऐड करना हो, न्यू टॉपिक ऐड करना हो या ब्रोकर ऐड करना हो, कुछ भी क्लस्टर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन करनी हो, तो आप इस कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट करोगे। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, अपना मेटा डेटा अपडेट करता है, और जो भी पूरे क्लस्टर में जो भी ऑपरेशन है, जो भी रीबैलेंसिंग है, वही कंट्रोलर करेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नया टॉपिक क्रिएट करना चाहो, मतलब आप एडमिन हो और एडमिन पैनल से नया टॉपिक क्रिएट करते हो, तो आपको कंट्रोलर को रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अभी कंट्रोलर एक अलग सर्वर भी हो सकता है, या फिर जो अपन ने ब्रोकर्स बनाए थे B1 B2 B3 सपोज, ये एक्चुअल सर्वर थे जहाँ काफका में डेटा रहता है, यहाँ लोग्स रहते हैं। तो आप इन्हीं में से किसी को भी एक कंट्रोलर बना सकते हो, या फिर आप कंट्रोल एक अलग से भी रख सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन बात ये, इसके पास पूरा मेटा डेटा रहता है, और क्लस्टर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है, डेटा इंसर्शन के अलावा जो भी काम है वो कंट्रोलर ही करेगा, ये एक असाइन पर्सन है। ठीक है। तो केयर ऑफ है पूरा, हाँ, ब्रेन है क्लस्टर का, और वैसे काम करता है। अब क्या होता है कि ये जो मेटा डेटा रखता है ना, ये, अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये मेटा डेटा भी ये अलग से किसी डेटाबेस में नहीं रखता है, ये मेटा डेटा भी ये टॉपिक में रखता है। मतलब जो पूरा आपको मेटा डेटा दिखता है ना, ये मेटा डेटा भी ये अपना एक टॉपिक होता है, इसका खुद का टॉपिक, उसका नाम है क्लस्टर मेटा डेटा। क्लस्टर मेटा डेटा, इस क्लस्टर मेटा डेटा टॉपिक के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम जो बना रहे हैं एक्चुअली, और उसी को यूज़ करके अपन खुद की चीज़ें भी, ये सिस्टम खुद की चीज़ें भी उसी में स्टोर कर रहा है। आप सोच रहे हो कितना इंटरेस्टिंग काम है। तो
ये जो इन्फॉर्मेशन आप मेटा दिखता है ना, ये एक टॉपिक में स्टोर होता है, उस टॉपिक का नाम है अंडरस्कोर क्लस्टर अंडरस्कोर मेटा डेटा। ये आप उसको यूज जो नॉर्मल यूजर है वो उसको एक्सेस नहीं करता, जो एडमिन है या जो काफका जो इंटरनल्स है सिस्टम इसको मैनेज करता है। ठीक है। ठीक है, तो एक बार डेटा स्टोरेज का भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है काफका के अंदर डेटा स्टोरेज। ये डेटा स्टोरेज दो टाइप का डेटा है, एक तो है मेटा डेटा और एक है जो रिकॉर्ड्स है या जो मैसेजेस है। ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड्स है ये तो आपको पता है कि काफका क्लस्टर के अंदर ब्रोकर्स होते हैं, तो इन ब्रोकर्स के अंदर ये रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। रिकॉर्ड्स कह दो या मैसेजेस कह दो, इनको इवेंट्स कह दो, ये सारे यहाँ पे ब्रोकर्स के अंदर स्टोर होते हैं लॉग फाइल के फॉर्मेट में। ठीक है। अब एक और होता है, होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा होता है क्लस्टर को मैनेज करना, ऑफसेट वगैरह का ध्यान रखना। ये मेटा डेटा मैनेज कैसे होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है। अब ये जो मेटा डेटा होता है ना, यहाँ पे मेटा डेटा मैंने आपको बताया दो टाइप का है। पहला तो है क्लस्टर, हाँ, क्लस्टर को मैनेज करने के लिए क्लस्टर मेटा डेटा। दूसरा होता है ऑफसेट के लिए, कंज्यूमर ग्रुप ऑफसेट। अब ये दोनों मेटा डेटा को मैनेज करने के लिए आपके बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों टाइप के मेटा डेटा के लिए कोई भी डीबी यूज नहीं होता है, बल्कि काफका क्या करता है, एक अपना ही टॉपिक यूज लेता है। इस मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज लेता है क्लस्टर अंडरस्कोर मेटा डेटा। ठीक है। और ये जो ऑफसेट है इनको यूज करने के लिए यूज लेता है कंज्यूमर ऑफसेट। ये दो मैंने टॉपिक के नाम बताए हैं। ठीक है। ये दोनों मेटाडेटा इन दो टॉपिक में स्टोर होता है। अब क्या होता है कि मान लो ये जो क्लस्टर है ना, आपने इसके अंदर एक नया टॉपिक बनाया। ठीक है। एक नया टॉपिक बनाया आपने, तो जब भी आप नया टॉपिक बनाओगे तो इसके अंदर इवेंट्स ऐड होते जाते हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है। तो ये भी कहीं पे ये क्या होता है, ये भी लॉग फाइल में स्टोर होगा डेटा, इसका भी ऐसे। ठीक है। ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक टॉपिक है, इसका भी लॉग फाइल में स्टोर होगा। तो जैसे जैसे आप ऑपरेशन करते जाते हो पूरे सिस्टम में, ये उनको लॉग फाइल में स्टोर करता रहता है। जैसे पहले आपने टॉपिक का आपने T1 टॉपिक ऐड किया, उसके दो पार्टीशन बनाए, फिर आपने पार्टीशन दो से बढ़ा के तीन कर दिए, फिर आपने एक T2 टॉपिक बनाया। ठीक है। इस तरह से तो जो भी इवेंट होते जाते हैं ना, उनको यहाँ पे लिखता चला जाता है। ठीक। अब आप पूछोगे कि जब आप मेटाडेटा रिक्वेस्ट करते हो तो आपको तो बढ़िया सा जेसन मिलता है, तो ये क्या करता है इंटरनली, जो कोऑर्डिनेटर नोड है इसका, ये पूरे ये सारे जो भी सीक्वेंस जो भी काम हुआ है हिस्ट्री, इसको रीड करके इससे एक जेसन बना लेता है और उसको रैम में स्टोर कर लेता है। ठीक है। जितने भी टॉपिक है पूरी हिस्ट्री को देख के T1 ऐड हुआ, T2 हुआ, ये रिमूव हुआ, ऐड हुआ, ये सब देख के एक जेसन बनाता है, उसको रैम में डाल लेता है। और जब भी कोई सर्वर मेटा डेटा की रिक्वेस्ट करता है तो जो कोऑर्डिनेटर होता है उस रैम से डेटा देता है, बट अंडरलाइन जो डेटा सेव हो रहा है वो किसी टॉपिक में हो रहा है। सिमिलरली ऑफसेट में होता है। ऑफसेट में भी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कंज्यूमर ग्रुप है, उसके अंदर पहले दो कंज्यूमर थे C1 C2। ठीक है। C1 पार्टीशन P0 P1 को कर रहा था, C2 मान लो P3 को कर रहा था। अब मान लो एक नया आता है C3, तो C3 को ये मान लो P1 असाइन कर देता है और P2 यहाँ से हटा देता है। तो इस तरह से स्टेट बदलती रहती है। तो ये सारी स्टेट जो बदलती है इनको लॉग फाइल में डालता रहता है अपने टॉपिक के अंदर। और सिमिलरली जब कोई रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इसका मेटा डेटा दो ऑफसेट का, तो इन सबको मिला के एक जेसन बनाता है और वो जेसन रैम में स्टोर कर लेता है ताकि बार बार नहीं बनाना पड़े। लेकिन इस तरह से मेटा डेटा भी काफका टॉपिक्स में रखता है अपने। ठीक है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि काफका के अंदर डेटा कभी लॉस क्यों नहीं होता है। अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार डायग्राम से समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हर एक पार्टीशन का एक लीडर होता है। जैसे इस वाले डायग्राम में अपन ने देखा, हर एक पार्टीशन का क्या होता है, एक लीडर होता है और बाकी उसके रेप्लिकाज होते हैं जो बाकी ब्रोकर पे पड़े होते हैं। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे पार्टीशन 0 है, वो ब्रोकर 1 उसका लीडर है, लेकिन वो ब्रोकर 2 में भी और ब्रोकर 3 में भी पार्टीशन 0 पड़ा है, बट ये उसकी रेप्लिकाज है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी प्रोड्यूसर मैसेज करता है पब्लिश, तो वो ब्रोकर 1 को बताता है पहले कि भाई क्योंकि ये इसका लीडर है, तो ब्रोकर 1 क्या करेगा, जैसे मान लो मैसेज है ये, इस मैसेज को अपने यहाँ पे डालेगा।
अपने लोग फाइल में, लेकिन इस साथ में जितने भी ब्रोकर्स इसकी रेप्लिका लिए हुए बैठे हैं पार्टीशन 0 की, उन सबको बोलेगा कि तुम भी ये मैसेज अपने लॉग में ऐड कर लो। अब मान लो कल को ये होता है कि ये वाला ब्रोकर मान लो बंद हो गया कुछ कारण से, तो अपन क्या करते हैं काफका के अंदर इस इनमें से किसी एक को इस पार्टीशन 0 का लीडर बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से लीडर फॉलोअर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। अब ये जो लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है ना, वो हमेशा लीडर से ही बात करते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा लीडर को ही बोलेगा पुश करने को, कंज्यूमर हमेशा लीडर से ही कंज्यूम करेगा। ये जो रेप्लिका आ जाए ये तभी काम आती है जब जो लीडर है वो काम करना बंद कर दे। तो इसी वजह से काफका के अंदर आपका डेटा कभी लॉस नहीं होता, ये हाईली रिलायबल है। राइट, जो भी आपके मैसेजेस हैं आप हमेशा रिकॉर्ड कर पाते हो। ठीक है, तो ठीक है, अभी अपन एक बार एंड टू एंड फ्लो देखते हैं कि मैसेज पब्लिश कैसे होता है और मैसेज कंज्यूम कैसे होता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक अपने पास ऑर्डर टॉपिक है, उसके दो पार्टीशंस है, P1 और P2। ये ब्रोकर 1 है और ये ब्रोकर 2 है। ब्रोकर 1 के अंदर ब्रोकर बी जो 1 है B1, वो P1 का लीडर है, और जो B2 है वो पार्टीशन P2 का लीडर है, और दोनों के अंदर एक एक रेप्लिका पड़ी है एक दूसरे की। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे, प्रोड्यूसर एक तो मैसेज पुश करता है। अब ये मैसेज पुश करने के लिए पहले प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए कि पार्टीशन क्या है और इस पार्टीशन का लीडर कौन है। तो फ्लो कैसे होता है, जब भी कोई मैसेज पब्लिश होता है, इस मैसेज के दो पार्ट होते हैं, एक तो की होता है और एक वैल्यू होता है। ठीक है, अब जो की है, अब जो पहले वैल्यू देखते हैं। वैल्यू सिंपली आप जैसे जैसे मान लो ऑर्डर है, तो जो ऑर्डर से रिलेटेड जो भी डेटा रहता है, ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, ये सब आप इसमें मान, तो ये वैल्यू है। की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि की से पार्टीशन कौन सा होगा वो पता लगता है। अपन की को क्या करते हैं, एक हैश फंक्शन से गुजारते हैं और उसका मॉड्यूल लेते हैं एन के साथ। अब ये जो एन है ना, ये है नंबर ऑफ पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस। अब ये जो नंबर आता है, ये वो पार्टीशन आ जाता है जहाँ इस मैसेज को जाना है। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र के सारे मैसेज एक जगह रखना चाहते हो, तो आप की के अंदर यूज़र आईडी भी यूज़ ले सकते हो, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मान लो यहाँ से पार्टीशन निकल के आता है 1, यहाँ से आता है P1। अब ये जो मैसेज है ना, अब इसका पूरा फ्लो क्या रहता है, ये यहाँ पे आप है ना, यहाँ पे प्रोड्यूसर के साइड पे हो, तो प्रोड्यूसर पहले इसका पार्टीशन कैलकुलेट करता है। इसका पार्टीशन आ गया P1। P1 आने के बाद ये पता लगाना होता है कि इस P1 पार्टीशन का लीडर कौन सा है। ये पता लगता है इसके मेटा डेटा से, जो मैंने आपको बताया कि मेटा डेटा स्टोर रहता है। तो ये मेटा डेटा से पता लगाता है कि इसका कौन सा लीडर है, जो भी हैश में अपनी वैल्यू स्टोर रहती है। अब ये जब पता लग गया कि इसका लीडर, यहाँ पे इस डायग्राम आप देखोगे कि जो P1 है उसका लीडर ब्रोकर 1 है। तो अब ये क्या करता है, ब्रोकर 1 को रिक्वेस्ट भेजता है कि तुम ये मैसेज आगे भेजो। ब्रोकर 1 क्या करेगा, ब्रोकर 1 अपने एंड पे जो अपनी लॉग फाइल है यहाँ पे ब्रोकर 1 के ऊपर, इस पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए क्या होगी, ऑर्डर, मान लो P1 है तो ऑर्डर 1 करके फोल्डर होगा, उसमें जो चंक फाइल ऑनगोइंग है उसके अंदर एक यहाँ पे मैसेज डाल देगा, और इसका ऑफसेट मान लो 90 है तो इसका 91 कर देगा। सिमिलरली ये एक काम और क्या करेगा, जितने भी इसके रेप्लिका है, जैसे इसके रेप्लिका B2 पे है, तो B1 क्या करेगा, B2 के पास जाके बोलेगा कि तुम भी ये जो मैसेज है ये डाल दो अपने पास में, तो B2 भी ये मैसेज अपने पास में डाल देगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोड्यूसिंग का, जो आप कोई भी मैसेज पब्लिश करते हो तो उसका फ्लो चलता है। दो बातें इंपॉर्टेंट है इसमें, कि एक तो ये इंफॉर्मेशन लाना पहले कि पार्टीशन कौन सा है, और उसके बाद उस पार्टीशन का लीडर क्या है, फिर उस रीडर को रिक्वेस्ट भेजना सबसे इम्पोर्टेंट। और ये पूरा काम होता है मेटा डेटा से, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो केयरआफ्ट है वो ये सारा मैनेज करता है मेटा डेटा। यहाँ पे बस जो आपका प्रोड्यूसर है वो मैसेज फेच करके लाता है। ठीक है, तो अब एक बार कंज्यूमिंग का फ्लो भी देखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि हर एक कंज्यूमर ग्रुप का एक पर्टिकुलर टॉपिक और एक पार्टीशन के लिए एक ऑफसेट होता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री आपका कंज्यूमर ग्रुप है और ऑर्डर आपका टॉपिक और पहला इसका पार्टीशन 1 है, तो इसके लिए सपोज ऑफसेट 91 है। इसका मतलब 91 तक इस कंज्यूमर ग्रुप ने चीज़ें इसके अंदर रीड कर रखी है, इस पार्टीशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना 91, ये ऑफसेट,
ये जो कंज्यूमर है यहाँ पे, जैसे ये कंज्यूमर ग्रुप है, ये अपने यहाँ पे स्टोर नहीं करता है, बल्कि ये स्टोर होता है काफका के अंदर एक डिफरेंट टॉपिक में। ठीक है, तो एक यहाँ पे काफका के अंदर एक टॉपिक रहता है कंज्यूमर अंडरस्कोर ऑफसेट। इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें स्टोर रहती है कि कौन से पार्टीशन का, कौन से कंज्यूमर ग्रुप का कितना ऑफसेट है, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये, तो ये डेटा कुछ इस तरीके से रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट हैंड साइड पे आप देखोगे, तो जैसे इन्वेंट्री सर्विस है, यहाँ पे इन्वेंट्री सर्विस के अंदर जो ऑर्डर है, उसके अंदर 0 1 2 ये सारे पार्टीशन है। इस कंज्यूमर ग्रुप का इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए और इस पार्टीशन के लिए ऑफसेट क्या है ये। तो इस टाइप से चीज़ें स्टोर रहती है इसमें। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो ये, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये ये इन्फॉर्मेशन ये कंज्यूमर अपने एंड पे स्टोर नहीं रखता है। अब इसका पूरा फ्लो समझते हैं, इसके बाद अपन करेंगे। सबसे पहले जब भी कोई कंज्यूमर स्टार्ट होता है, तो उसको एक ग्रुप ज्वाइन करना होता है जो अपना है। ठीक है, तो वो सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन करता है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर से बात कर। अब यहाँ पे ना एक कोऑर्डिनेटर होता है ग्रुप का, वो बड़ा ज़रूरी है। अब कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जब अपन को जो काफका क्लस्टर था उसको मैनेज करने के लिए अपन ने एक कंट्रोलर रखा था। याद है आपको, एक कंट्रोलर होता है जो केयर आफ्ट मैनेज करता है, वो पूरा क्लस्टर मैनेज करता है। वैसे ही जो कंज्यूमर ग्रुप की जो चीज़ें हैं ना, कंज्यूमर ग्रुप, तो हर कंज्यूमर ग्रुप को मैनेज करने के लिए एक कोऑर्डिनेटर चूज किया जाता है। ये आप मान लो क्लास मॉनिटर है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला कंज्यूमर ग्रुप है अपना, इसके अंदर दो है, C1 और C2। तो इन C1 या C2 में से किसी एक को कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। वो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, ये जो टॉपिक मैंने बताया है, इससे हमेशा डेटा लेके आता है ऑफसेट का और इसमें डेटा डालता है। तो जो मैनेजिंग वाला काम है, इस पूरे कंज्यूमर ग्रुप को जो कोऑर्डिनेटर असाइंड है, वो मैनेज करता है। तो अभी क्या होता है, जब भी कोई कंज्यूमर ऐड होता है ग्रुप में, तो कोऑर्डिनेटर को बोलता है कि मुझे ज्वाइन करना है ग्रुप। तो कोऑर्डिनेटर उसको मान लो ज्वाइन करने रहता है। उसके बाद वो बोलता है कि अरे अपना जो ग्रुप है, उसके अंदर इस पर्टिकुलर पार्टीशन टॉपिक का ऑफसेट क्या है। तो मान लो ऑफसेट उसके पास आता है 90। ठीक है, या 91 अपन एग्जाम्पल दे रखा है। अब वो क्या करता है 91 के बाद, और इसको ये भी पता लगता है कि इस पर्टिकुलर पार्टीशन का लीडर कौन सा है। लीडर उसको कौन से चीज़ से पता लगता है, जो क्लस्टर मेटा डेटा है। लेकिन ये जो ऑफसेट कहाँ से पता लगता है, कि जो ऑफसेट का मेटा डेटा, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ से इसको लीडर मालूम पड़ता है, यहाँ से इसको ऑफसेट मालूम पड़ता है। फिर वो क्या करता है, लीडर को लूप में रिक्वेस्ट मारता है। जब लीडर को लूप में रिक्वेस्ट मारता है, और मान लो ये टाइम पे लीडर के पास 100 तक, हाँ, मैसेज भरे हैं, 100 ऑफसेट तक भरे हुए हैं। तब क्या करेगा, ये हर एक मैसेज को 91 के बाद जो भी 9 बचे उनको लेके आएगा, उनको प्रोसेस करेगा, जो भी ऑपरेशन है वो करेगा। और मान लो इसने एक बार में 3 लेके आया, 3 प्रोसेस कर दिए, अब इसका ऑफसेट 94 हो गया। तो ये 94 इसको कमिट कर देगा कि भैया मैंने 94 तक कर दिया, जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर है। तो अपनी ये जो क्यू है, सॉरी, ये जो टॉपिक है अपना कंज्यूमर ऑफसेट टॉपिक है, उसमें जाके अपडेट कर देगा कि अब इस कंज्यूमर ग्रुप का ऑफसेट 94 तक अपडेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूम का फ्लो वर्क करता है। तो अभी अपन देखते हैं काफका इतना फास्ट कैसे है। हमें पता है कि काफका क्या करता है, लॉग्स में अपेंड करता है, और लॉग्स हमेशा क्या होते हैं, डिस्क में होते हैं। और जब भी कोई डेटाबेस डिस्क के अंदर रीड और राइट करता है, अपना परसेप्शन है कि वो काफ़ी स्लो होता है, लेकिन काफका के केस में क्या है, काफका स्टिल फास्ट है। इसका काफ़ी अच्छा थ्रूपुट है। वो होता कैसे है, उसका सबसे मेन रीज़न है वो है कि काफका हमेशा मतलब सिक्वेंशियली राइट करता है। अब जो आपके नॉर्मल डेटाबेसेस रहते हैं, उनमें क्या रहता है कि जो डिस्क हेड है वो काफ़ी ज़्यादा मूव करता है हार्ड डिस्क का। जैसे एक डेटा यहाँ पे डाल दिया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है इधर उधर। ठीक है, तो जो आपका सीक टाइम है वो काफ़ी डोमिनेट करता है, जो डिस्क का हेड है वो काफ़ी मूव करता है। लेकिन काफका केस में क्या होता है कि अपन एक साथ यहाँ पे सिक्वेंशली राइट करते हैं। तो इसलिए जो आपका डिस्क हेड मूव करने का जो सीक टाइम है वो यहाँ पे बच जाता है, इसलिए इसका थ्रूपुट कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। ये तो एक रीज़न है, जिसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। मैं आपको एक या दो रीज़न बता रहा हूँ एक बार के लिए। दूसरा इसका मेन रीज़न ये रहता है कि ओएस पेज कैश।
काफका क्या करता है, काफका सीधा राइट यहाँ पे डिस्क में नहीं करता है, सीधा डिस्क में राइट नहीं करता है। काफका क्या करता है कि जो आपकी ओएस की पेज कैश है, एक तरह से रैम है, वहाँ पे राइट करता है, और रैम में राइट करके आपको बोल देगा कि ठीक है काम हो गया। और रैम से डिस्क में जो फ्लशिंग वाला काम है वो एसिंक्रोनसली होता है। तो जब ये यहाँ पे भर जाती है तब ये इसको यहाँ पे फ्लश कर देता है ताकि यहाँ पे नया डेटा आ सकते हैं। इस तरह से जो आपका राइट ऑपरेशन है वो काफ़ी स्लो हो गया, क्योंकि आपको सीधा ओएस पेज कैश में राइट करना है, आपको डिस्क तक जाने हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी अपन कुछ मतलब ट्रेड ऑफ्स देखते हैं। जो जब भी अपन काफका यूज लेंगे उसके अंदर टॉपिक बनाएंगे तो ये सारे ट्रेड ऑफ्स अपने यूज आएंगे। तो एक अपना ट्रेड ऑफ ये है कि जब भी अपन टॉपिक बनाते हैं उसके अंदर पार्टीशन कितने लें, ठीक है, कितने पार्टीशन हम उस टॉपिक को दें। तो इसके लिए अपन तो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अगर आपके पार्टीशन है, नंबर ऑफ पार्टीशन, वो नंबर ऑफ कंज्यूमर से कम है, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल आप देखोगे, यहाँ पे दो पार्टीशन है P0 और P1, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर 3 है। तो इस केस में क्या होता है कि एक कंज्यूमर आपका ऐसे ही बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि काफका के अंदर एक रूल है कि कोई भी पार्टीशन है वो एक से ज़्यादा कंज्यूमर को असाइन नहीं हो सकता। जैसे ये पार्टीशन P1 है, तो या तो ये C1 को असाइन होगा या ये C2 को होगा, कि एक बार में दो कंज्यूमर इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका अदर वे अराउंड काम होता है कि अगर एक दो पार्टीशन है P1 P2, इन दोनों को एक कंज्यूमर यहाँ पे रीड कर सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास पार्टीशन ज़्यादा है, अगर आपके पास पार्टीशन सॉरी कम और कंज्यूमर ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे जैसे कंज्यूमर 3 आइडल बैठा रहे। क्योंकि अगर दो पार्टीशन है और आपके पास 3 कंज्यूमर है, तो होगा क्या कि आपने दोनों पार्टीशन में से दोनों कंज्यूमर को एक ही दे दिया पार्टीशन, लेकिन इस कंज्यूमर के पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, आइडल बैठा रहे। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, तो क्यों ना पार्टीशन बढ़ा ही दे, मतलब कम क्यों रखना, ज़्यादा ही रखो ना। लेकिन उस केस में क्या आता है कि अगर आप मान लो पार्टीशन 15 या 20 कुछ कर दिए, तो उस केस में आपके ऑर्डरिंग का इशू होगा। फॉर एग्जांपल काफका के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्डर्स मेंटेन होता है, मैंने आपको बताया था काफका में जो डेटा लॉग्स के फॉर्म में होता है। अब हर एक पार्टीशन के लिए लॉग फाइल बनती है, जैसे ये लॉग फाइल P1 के लिए, ये P2 के लिए। तो इन दोनों के अंदर जो है ना, यहाँ पे यहाँ ऑर्डर मेंटेन रहता है, लेकिन इनके आप अगर मैसेज को कंपेयर करोगे जिसका M1 M2 है, इनमें ऑर्डर मेंटेन रहे नहीं रहे इसकी गारंटी नहीं। तो अगर आपने खूब सारे पार्टीशन कर दिए ना, तो फिर ये ऑर्डर में जो आपका ओवरऑल डेटा रहेगा वो ऑर्डर में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इससे ज़्यादा भी पार्टीशन नहीं करो कि आपके ऑर्डरिंग से रिलेटेड इश्यूज आने लगे। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, सबसे बेस्ट रहता है कि जो नंबर ऑफ पार्टीशन है आपके पास, जो नंबर ऑफ पार्टीशन आते हैं, वो हमेशा आप एक बार के लिए नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड कंज्यूमर्स इन फ्यूचर रोड मैप, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इन फ्यूचर आपके पास आप कैलकुलेशन करते हो कि आगे 10 साल में 15 साल में अपने पास इतने कंज्यूमर और ऐड हो सकते हैं, जो भी कंपनी का ग्रोथ या रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, पहले होते पार्टीशन उस टॉपिक के कर देते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी जो नंबर ऑफ पार्टीशन है ना, वो कंज्यूमर से आपके पास नंबर ऑफ पार्टीशन कंज्यूमर से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो नंबर ऑफ पार्टीशन है वो हमेशा कंज्यूमर से ज़्यादा होना चाहिए, वरना कोई कंज्यूमर आपका आइडल बैठा, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो आप किसी इंटरव्यू में या फिर हो सकते हैं आपके दिमाग में भी आए होंगे, तो इनको डिस्कस करते हैं। पहला है कि अगर पार्टीशन का जो काउंट है अगर बाद में क्या अपन अपडेट कर सकते हैं। जब आपने टॉपिक बनाया है तो आपने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पार्टीशन डाले, लेकिन अगर आप बाद में इन फ्यूचर उनको बढ़ाने चाहो तो क्या पॉसिबल है, और अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है आपके पास, तो आपको ये याद होगा अपन ने जब पार्टीशन कैलकुलेट करते हैं तब ये वाले फॉर्मूला से करते हैं कि जो की है उसका हैश लेते हैं, उसका मॉड्यूल लेते हैं पार्टीशन काउंट से। तो पार्टीशन काउंट अगर आपने बढ़ा दिया तो हो सकता है पहले जो मैसेज पार्टीशन 0 में जा रहा था
अब वो मैसेज पार्टीशन 1 में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये काम होगा सारे न्यू मैसेज के लिए, न्यू इवेंट्स के लिए, ठीक है? जो एग्जिस्टिंग थे, जो P0 में पहले से पड़े थे, जो P1 में पहले से पड़े थे, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बट अभी नए जो मैसेज जाएँगे ना, वो भी चेंज हो जाएँगे। तो ऐसा करने से सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ना कि डेटा आपका कंसिस्टेंट नहीं रहा। मान लीजिए किसी यूज़र के पहले P0 में जा रहे थे, वो P1 में जाने लगेंगे, है ना? तो अगर आपको ये आपका जो ऑर्डरिंग का है कि P0 में आपका ऑर्डर एक सेम रहता है, P1 में सेम रहता है, लेकिन अक्रॉस P0, P1 सेम नहीं रहता है। तो ऑर्डर आपका मेंटेन नहीं रहेगा। तो इसलिए जनरली ये अवॉइड करते हैं कि हम पार्टीशन काउंट बाद में बढ़ाएँ। जनरली जब टॉपिक बनाया जाता है तभी अपन पार्टीशन काउंट फ्यूचर को ध्यान में रख के देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास आता है कि काफका के अंदर डेटा डिलीट कब होता है? तो काफका के अंदर जब कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं तब अपन को पता है डेटा डिलीट नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो आपके जो है सर्वर है वो हमेशा कम पड़ जाएँगे। तो इसके लिए कुछ आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है काफका में। पहला होता है टाइम बेस्ड, कि आप टाइम डिफाइन कर सकते हो कि इतने टाइम के बाद में कोई आपका लॉग है, कोई आपका मैसेज है, जब वो एंटर हुआ है, उसके बाद वो है ना डिलीट हो जाएगा। लॉग रिटेंशन आवर्स बोलते हैं इसको। दूसरा होता है साइज़ बेसिस पे, कि अगर इतनी अमाउंट तक डेटा आ गया, तो वो यहाँ पे डिलीट हो जाए। तो आप बाइट्स में साइज़ दे सकते हो, ठीक है? तीसरा होता है कॉम्पैक्शन वाला, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास सेम की का मैसेज बार-बार आ रहा है, तो ये क्या करता है, उस जो पुराने वाले मैसेज हैं, उनको डिलीट कर देता है और कीप नया वाले रखता है। तो इस तरह से आप कुछ पॉलिसीज़ है वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इस टाइप की और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। उससे होगा उसमें मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इस टाइप की और वीडियोज़ लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।